अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं लेक्चर कुछ अपलोड कर दूं आपको रिगार्डिंग मिडल एजेस। मिडल एज का मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे देती हूं कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं, लाइक मैग्ना कार्टा है, 30 इयर्स वार है, रिनेसांस है, क्रूसेड्स हैं। तो मिडल एज का जो है वो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी मिडल एज के फीचर्स जो हैं वो लिखें, तो फिर आपने शॉर्ट आंसर्स में अगर आता है जैसे कि आप मिडल एजेस के जो है वो कुछ फीचर्स जो है वो पॉइंट आउट करें, तो उसमें आप मिडल एज के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको लाइटली लिटिल लिटिल जो है वो टच आपने ज़रूर करना है कि कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं और उनमें उनकी जो है वो हिस्टोरिकल जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो एज के अंदर उस दौर की क्या बन रही है। लाइक हम ये कहते हैं कि मिडल एज जो है वो कवर करता है 1066 से लेकर 1485 तक। इसके अंदर जितने भी इवेंट्स आ जाते हैं वो मिडल एज के इवेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि मिडल एज के फीचर्स जो हैं, मिडल एज में जो के ओवरऑल फीचर्स को डिस्क्राइब करें, तो उसमें आप सारे इवेंट्स को लाइटली टच कीजिएगा। अभी जो इस वक्त मैं मिडल एज का सबसे पहले जो मैं आपको लेक्चर थोड़ा सा उसको ब्रीफ करने जा रही हूँ, जो कि रिक्वेस्ट भी आई हुई है आपकी तरफ से, मैग्ना कार्टा के ऊपर है कि व्हाट इज मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो है बेसिकली इट इज, जैसे मैंने आपको क्लास में भी ये कहा था, इट इज अ ग्रेट चार्टर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, ओरिजिनली इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, जिसका रूल जो था, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड जिसने रूल किया है इंग्लैंड के ऊपर 1199 से 1216 तक, और मैग्ना कार्टा 1215 में ड्राफ्ट किया गया था। और किसने ड्राफ्ट किया था? इन्हीं किंग ने ही, किंग जॉन ने ही ड्राफ्ट किया था। बेसिकली एक पॉलिटिकल क्राइसिस था। किंग जॉन और वहाँ के जो बैरन्स थे, जो वहाँ के लॉर्ड्स थे, उनके दरमियान एक डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट की आगे रीजंस आपको आगे जाके पता चल जाएंगी। एक डिस्प्यूट था बिटवीन द बैरन्स एंड द किंग, इसको हम पॉलिटिकल क्राइसिस कहते हैं। उस पॉलिटिकल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए किंग जॉन ने जो ड्राफ्ट किया था, वो एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया था, वो इट केम टू बी नोन एज मैग्ना कार्टा। उसमें मैग्ना कार्टा में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ये कहा गया कि नो वन इज अबव द लॉ, इवन द किंग इज नॉट अबव द लॉ। जो इसकी सबसे बड़ा, इसका आप कह लें कि क्राउन सेंटेंस है, वो ये बनता है कि मैग्ना कार्टा स्टेट्स दैट नो वन इज अबव द लॉ, इवन द किंग्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लॉ, कि वो भी अगर कोई गलत काम होता है तो किंग्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, कानून के सामने जवाबदेह होंगे। मैग्ना कार्टा 1215 में ड्राफ्ट हुआ, और मैग्ना कार्टा में 1215 से आगे 10 साल तक, मीन्स 1225 तक जो है, इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती रहीं। लेकिन ओरिजिनली इसका जो टेक्स्ट था वो 63 जो है वो क्लॉजेज थे इसके, जिसमें से 3 क्लॉजेज जो है वो कायम रहीं। बाकी 3 क्लॉजेज जो थी उनमें अमेंडमेंट्स होती रहीं, चेंजेस आती रहीं। मैग्ना कार्टा की इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि मैग्ना कार्टा जो है उसने न सिर्फ बरतानिया को बल्कि आने वाले दीगर जो अदवार थे, उसमें जितने भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, आइन बने हैं, उनको भी इसने मुतासिर किया। बेसिक राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से जहाँ भी बात होती है वहाँ मैग्ना कार्टा की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि बेसिक ये वो डॉक्यूमेंट है जो यूरोप में या वेस्ट में हम अब कह सकते हैं कि ये पहला डॉक्यूमेंट है जो कि इंडिविजुअल लिबर्टीज को या फ्रीडम्स को जो है इंश्योर कर रहा है। Why does Magna Carta matter today? आज भी हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैग्ना कार्टा जो है दैट वाज ओरिजिनली अ डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि क्राइसिस था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था बिटवीन द किंग एंड द बैरन्स, और उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन लेटर ऑन इट प्रोवाइडेड a better relationship framework between the king and its subjects, यानी अवाम और बादशाह के दरमियान का एक रिलेशनशिप, जो वर्किंग रिलेशनशिप है कि किस तरह से बादशाह ने काम करना है, किस तरह से रियाया ने काम करना है, इस वर्किंग रिलेशनशिप को बिल्ड करने का मैग्ना कार्टा ने बेसिस फराहम की, फ्रेमवर्क फराहम किया। फिर मैग्ना कार्टा क्या है, इसमें 63 क्लासेस हैं, और इसकी 3 क्लासेस जो हैं वो जो कायम रह गई, वो ज़्यादा मशहूर हैं। उसमें पहली क्लॉज जो है वो क्लॉज है, डिफाइन करती है लिबर्टीज एंड राइट्स को ऑफ द इंग्लिश चर्च। पहली क्लॉज किसको डिफाइन कर रही है? इंग्लिश चर्च के राइट्स को डिफाइन कर रही है। दूसरी क्लॉज क्या डिफाइन कर रही है? वो इंग्लैंड, लंदन
اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کی لبرٹیز اینڈ کسٹمز کو انشور کر رہی ہے کہ وہ قائم رہیں۔ تیسری کلاز جو ہے، جو بہت مشہور کلاز ہے، وہ یہ ہے کہ نو فری مین شیل بی سیزڈ اور امپریزنڈ۔ کوئی بھی آزاد شہری جو ہے، کوئی بھی آزاد شخص جو ہے، اس کو ہم نے کبھی بھی گرفتار نہیں کرنا، کبھی اس کو امپریزن نہیں کرنا، جیل میں نہیں ڈالنا، اور اسٹرپڈ آف ہز رائٹس اور پوزیشنز، نہ ہی اس سے اس کی مالیاتی جو بھی اس کی کوئی جائیداد ہے، اس کی کوئی لینڈ ہے، اس سے اس کو محروم کرنا، اور آؤٹ لا اور ایگزائلڈ، اور کسی کو بھی اس ملک بدر نہیں کرنا، ملک سے باہر نہیں نکالنا، اور ڈپرائیوڈ آف ہز اسٹینڈنگ ان اینی ادر وے، یا کسی اور طرح سے اس کو کسی بھی چیز سے محروم کرنے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ نار ول وی پروسیڈ ود فورس اگینسٹ ہم، نہ ہم اس کے اوپر کوئی جبر کریں گے، اور سینڈ ادرس ٹو ڈو سو، یا کسی اور کے ذریعے اس پر جبر کروانے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی ایک انسان کا کے رائٹس جو ہیں وہ باقی تمام کے رائٹس بھی اسی طرح سے، جس طرح سے ایک انسان کے رائٹ ہوں گے، تو ہم کسی بھی انسان کے ان تمام رائٹس کو ڈیفینڈ کریں گے اندر میگنا کارٹا، except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land۔ ہاں، اگر اس کے خلاف کوئی ایسی ثبوت ہے جس سے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، تو اس پر اس کو قانون کے تحت اس کے اوپر کارروائی کی جائے۔ ٹو نو ون ول وی سیل، کسی کو بیچنا نہیں ہے، مینس کہ غلامی کو بھی ایک طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ اینڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ سلیوز کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ٹو نو ون ول وی سیل، ٹو نو ون ڈینائی اور ڈیلے رائٹ اور جسٹس، کہ نہ ہی ہم نے کسی کو انصاف سے محروم رکھنا ہے۔ تو یہ وہ کلاز ہے جو تیسری کلاز ہے، جو مشہور کلاز ہے، جو کہ تمام انسانی بیسک رائٹس کو، یونیورسل ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ انشور کر رہی ہے۔ تو اوریجنلی میگنا کارٹا کی 63 کلازز تھیں، لیکن 3 کلازز زیادہ مشہور ہوئی۔ پہلی کلاز میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ پہلی کلاز میں ڈیفینڈ کر رہی ہے، پہلی کلاز انگلش چرچ کی ڈیفینڈ رائٹس کو، لبرٹیز کو، کہ انگلش چرچ جو ہے اس کی رائٹس اور اس کی جو لبرٹیز ہیں اس کو سیو رکھنا ہے۔ دوسرا وہ لنڈن اور اس کے ارد کے ٹاؤنز، جو ارد گرد کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے کسٹمز اور ویلیوز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ تیسری کلاز جس میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے، وہ تیسری کلاز یہ ہے جس میں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کی آزادی کو جو ہے وہ نہیں چھیننا، اس کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا، اس کو ملک بدر نہیں کرنا۔ یہ ساری ایک ون سنگل کلاز ہے، 3 کلاز کہتے ہیں، تھرڈ کلاس کہتے ہیں اس کو۔ یہ تھرڈ کلاز جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے میگنا کارٹا کے اندر۔ تو یہ 3 کلازز جو ہیں وہ اسٹل جو ہے وہ برطانیہ کے آئین کے اندر موجود ہیں۔ This clause gave all free men the right to justice and a fair trial، کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد رہے اور اس کو اپنی آزادی کو محفوظ کرنے کے لیے اگر قانونی چارجوئی کرنی پڑے وہ بھی کرے۔ فری مین، آپ کو یہ بتاتی چلوں یہاں بھی کہ however free men comprised only a small portion of the population in medieval England۔ medieval انگلینڈ میں، انگلینڈ کے اس درمیانی دور میں شہریوں کی تعداد جو تھی وہ بہت کم تھی۔ شہری آبادی، شہری جو ہوتے تھے وہ بہت کم ہوتے تھے۔ باقی جو میجورٹی پیپل کی ہوتی تھی وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ وہ ان فری ہوتے تھے، وہ آزاد نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ پیزنٹس ہوتے تھے، وہ کسان ہوتے تھے، جو اگر ان کو کسی بھی قسم کے کوئی گریونس ہوا کرتا تھا تو وہ خود کورٹ نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ اپنے جو ان کا لینڈ لارڈ ہوتا تھا یا ان کا جو بیرن ہوتا تھا وہ اس کے ذریعے اپنی گریونسز کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کرتے تھے، بیکاز دے ور ناٹ فری مین ایٹ دیٹ ٹائم ان میڈیول انگلینڈ میں۔ تو پورشن جو ہے آبادی شہریوں کا، سٹیزنز کا، وہ بہت کم تھا جن کے لیے یہ کلاز جو ہے وہ انشور کر رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میگنا کارٹا کے اندر جو زیادہ چیز جو ہے وہ پرپسفل ہے، وہ یہ ہے کہ its intrinsic adaptability has allowed succeeding generations to reinterpret it for their own purposes۔ کہ میگنا کارٹا کے اندر یہ بھی رکھا گیا تھا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو اپنے حالات کے مطابق، یعنی اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی گئی تھی میگنا کارٹا کے اندر، کہ آنے والی جنریشنز جو ہیں دے کین ہڈن، ان کے اندر ایک تھا کہ آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دیئر اون سچویشنز جو ہیں وہ اس کو مولڈ کر سکتی ہیں، اس کے اندر تبدیلی لا سکتی ہیں اپنے سچویشن کے مطابق۔ بٹ بیسک رائٹ وہی آ جائے، بیسک جو اس کی جو اسپرٹ ہے میگنا کارٹا کی، فریڈم ہے، انڈیویجول لبرٹی ہے، اس کو نہیں ختم کرنا، لیکن حالات کے مطابق اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ یہ اس کا ایک میگنا کارٹا کا ایک پوائنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد اسی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میگنا کارٹا آج تک زندہ ہے۔ مختلف ممالک کے جو آئین بنے ہیں، لائک امریکہ کا بل آف رائٹس ہے 1791 کا، اس میں بھی یہ موجود ہے، اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو اقوام متحدہ نے بنائے ہیں، اس میں بھی میگنا کارٹا کا ذکر موجود ہے اور اس میں بھی یہ کلاز موجود ہے۔ میگنا کارٹا
stated that no tax could be demanded without the general consent of the realm. realm जो है यानी रूल जो स्टेट है, जो एक रियासत है या एक शहरी है, उनकी मर्जी के बगैर उनके ऊपर टैक्सेस नहीं आयद किए जा सकते. मेरा जहां तक जो स्टडी है वो ये है, कहता है कि जो बैरन और किंग्स के दरमियान जो क्लैश आया था, वो आगे अभी मैं बताती हूँ आपको कि वाई दिस मैग्ना कार्टा वाज क्रिएटेड. बेसिकली ये आया ही इसी पॉइंट पे था कि बैरन्स ने के ऊपर जब टैक्सेस लगाए गए किंग की तरफ से, तो उन्होंने उसको रिएक्ट किया कि हम टैक्सेस पे नहीं करते. तो ये बात यहाँ की जा रही है कि शहरियों की मर्जी के खिलाफ जो उनके ऊपर टैक्सेस आयद नहीं किए जाएंगे. अब आ जाते हैं व्हाई वाज मैग्ना कार्टा क्रिएटेड. एक तो छोटी सी क्लॉज मैंने शुरू बता दी कि बैरन्स और किंग के दरमियान क्लैश आया था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, उसको हैंडल करने के लिए ये ड्राफ्ट किया गया था मैग्ना कार्टा. लेकिन वाई इट वाज ड्राफ्टेड, उसमें ये है कि 1214 में 1214 में मैग्ना कार्टा 1215 में है. 1214 में किंग जॉन की फोर्स को डिफीट हुई. फ्रांस ने उसको डिफीट किया एट द बैटल ऑफ बोविनियस इन नॉर्दर्न फ्रांस. नॉर्दर्न फ्रांस में एक बैटल हुई है, उसमें किंग जॉन की फोर्स को मर्सनरीज, जो मैंने आपको पहले बताया था, क्लास में बताया था कि मर्सनरीज जो होती है, जो कि प्राइवेट मिलिट्री होती है, तो किंग जॉन की भी अपनी एक मर्सनरी थी जिसको फ्रांस ने बैटल में डिफीट किया. और उस मर्सनरी, उस फोर्स को फीड करने के लिए, उस फोर्स के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए किंग जॉन ने टैक्स लगाया था बैरन्स के ऊपर. उस टैक्स के रिजल्ट में बैरन्स ने कहा कि हम इस टैक्स को पे नहीं करते और नो मोर टैक्सेस, और उसके बिना पर इनके दरमियान आपस में ये जो है वो क्लैश आया था. और दूसरा ये हुआ कि किंग जॉन जो था उसने चर्च के साथ भी उसका रिलेशन, एक तो बैरन्स के साथ रिलेशन अच्छा ना रहा टैक्सेस की वजह से, दूसरा चर्च के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि किंग जॉन ने रिजेक्ट किया था इलेक्शन को. स्टीफन लैंगटन एक पोप थे, उनके इलेक्शन को इसने अपोज किया था किंग जॉन ने. आर्च बिशप कैंटरबरी, जो एक बहुत बड़ा इनका चर्च है, उसका जो आर्च बिशप था, आर्च बिशप स्टेफन लैंगटन को उन्होंने अपोज किया था किंग जॉन ने. ये भी एक वजह बनी उस रिबिलियंस को खड़ा करने में, बैरन्स को सपोर्ट करने में पोप ने भी हिस्सा लिया उसके अंदर. फिर ये हुआ कि लेटर ऑन किंग जॉन को सरेंडर करना पड़ा, और फिर 1215 में जो ड्राफ्ट हुआ, ये रनी मेड रिवर है, थेम्स रिवर के साथ ही एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर ये दोनों पार्टीज जो हैं, बैरन्स की भी और किंग की भी, वो वहाँ मिली और उन्होंने वहाँ पे ये ड्राफ्ट किया डॉक्यूमेंट्स. और उस ड्राफ्ट करने के नतीजे में जो है दोनों के दरमियान जो है वो दोबारा उन्होंने अपनी एलिजियंस जो है, अपनी इताअत का इजहार किया बैरन्स ने, और इस तरह से फिर मामला जो है वो आर्च बिशप का इसका किंग जॉन का जो है वो सेटल हो गया, और मैग्ना कार्टा जो है वो ड्राफ्ट होके अप्रूव हो गया. मैग्ना कार्टा को ऑथेंटिकेट किया गया नॉट बाय द सिग्नेचर ऑफ द किंग, बल्कि इसको ग्रेट सील, एक क्वीन की सील होती है बर्तानिया के अंदर, एक स्टैंप होती है, उसके साथ इसको ऑथेंटिकेट किया गया कि हाउ मच इट इज ऑथेंटिकेटेड. इट्स नॉट ओनली a king who is going to sign this, but it's a seal that will remain on this document as an authentication, because इसकी authenticity not for this generation, not for this era, बल्कि आने वाले era के लिए भी ये important था, इसलिए उसके ऊपर ग्रेट सील जो है ऑथेंटिकेट किया गया इसको ग्रेट मैग्ना कार्टा को फाइनल करने के लिए. अब मैग्ना कार्टा की इफेक्टिवनेस क्या है कि मैग्ना कार्टा जो है वो हम ये देखते हैं कि मैग्ना कार्टा जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आ रहा है. अमेरिका का बरतानिया, इवन अक़वाम मुत्तहिदा ने जब इसको बनाया है, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया, अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिवर्सल राइट्स की जब बात होती है तो उसमें भी वो मैग्ना कार्टा का जो है वो रेफरेंस कर रहे हैं. मैग्ना कार्टा ने न सिर्फ, मैंने जैसे का पहले कहा कि उस टाइम के लिए एक अपने आप को वो साबित किया, बल्कि आने वाले टाइम के लिए भी उसने अपने आप को साबित इस तरह से किया कि नंबर 1, इट प्रूव्ड अ बेसिस. इसकी अब पॉइंट्स मैं दे रही हूँ आपको मैग्ना कार्टा की इंपॉर्टेंस के. नंबर 1, मैग्ना कार्टा इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. नंबर 2, revised versions of Magna Carta was issued by King Henry III, 1216, 1217 and 1225, and the text of the 1225 version was entered onto the statute roll in 1297. और यानी किंग हेनरी जो किंग जॉन के बाद रूल में आए, उन्होंने 3 मरतबा इसको रिवाइज किया, और तीनों मरतबा जो है वो 1225 का वर्जन जो है वो 1297 तक जो है वो कंटिन्यू रहा.
तीसरा इसमें ये है कि 1225 वर्जन ऑफ मैग्ना कार्टा हैड बीन ग्रांटेड एक्सप्लिसिटली इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द होल किंगडम। कि 1225 का जो वर्जन था मैग्ना कार्टा का had been granted explicit in return for a payment of tax by the whole kingdom, क्योंकि क्या वहां उसमें क्लियरली लिखा गया, यानी बात तो टैक्स खत्म करने के ऊपर ही हुई थी, लेकिन 1225 का जो वर्जन था उसमें वो क्लियरली ये लिख रहे हैं कि टैक्स जो है वो पे करना है बाय द होल किंगडम पे करेगी। And this paved the way for the first summons of parliament in 1265 to approve the granting of taxation, के taxation receive करना, टैक्स को जो है वो कलेक्ट करने का जो एक राइट है वो डेवलप हो रहा था गवर्नमेंट का, किंगडम का, तो वो उसको भी उन्होंने किया। चौथा पॉइंट इसका ये है कि मैग्ना कार्टा हैज consequently acquired a special status as the cornerstone of English liberties. Cornerstone of English liberties is being ensured by the Magna Carta. फिर पांचवा इसमें यह है कि मैग्ना कार्टा nonetheless retains enormous symbolic power as an ancient defense against arbitrary and tyrannical rulers, कि कोई भी रूलर जो है वो खुद से अपने अथॉरिटेटिव जो है वो रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकेगा, बल्कि इंडिविजुअल लिबर्टीज को हर हाल में वो गारंटीज करेगा, हर हाल में वो उसकी जमानत देगा कि इंडिविजुअल लिबर्टीज जो है वो कायम रहेंगी। तो दिस इज द मैग्ना कार्टा, जो कि आप को मिडल एज में जो है वो देखना एक बहुत ग्रेट इवेंट है, जो कि आपने इसको मेंशन करना है अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद फिर 30 इयर्स वॉर है, और उसके बाद फिर मैं रेनेसांस पे आ जाती हूँ। 30 ईयर वॉर में तो आपको मेरे ख्याल है चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी, लेकिन मैग्ना कार्टा के ऊपर आपके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम था आपको, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया है। रेनेसांस को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो जो है वो 15 मिनट्स की 20 मिनट्स की बन चुकी है। ठीक है गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच।